अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत को हिला कर रख दिया है। वो हुकूमत जो 3 अप्रैल को खुद को खत्म कर चुकी थी और कल फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट की इस बहाली पर नोहा कुनाह है हुकूमत के हमें बहाल क्यों किया गया। ऑपोजिशन बहुत खुश है कि इस हुकूमत को बहाल कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि कल 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, तहरीके अदम एतमाद पेश की जाए और उसके बाद अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो नए वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। इस हवाले से हुकूमत बहुत परेशान है और वज़रा के इजलास के बाद इमरान खान ने वज़रा से, विफाकी काबीना से बातचीत करने के बाद गालिबन खबरें ये आ रही हैं कि फैसला किया है कि इस्तीफे पेश कर दिए जाएंगे। अगर इस्तीफे पेश कर दिए जाएं तो सूरत हाल क्या होगी। और पीटीआई की हुकूमत इस वक्त जब जा रही है तो अलीम खान साहब ने जिस तरह से होशरुबा इंकशाफात किए और अभी ना जाने कौन कौन से इंकशाफात आने वाले हैं, कौन कौन सी करप्शन की कहानियां हमारे सामने आने वाली हैं, यह तो अगला 1 हफ्ता बता देगा। इस वक्त हमारे साथ पीटीआई से उस्मा कारदार साहिबा हैं, जिनका पीटीआई में बड़ा कलीदी किरदार रहा। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वो अपना किरदार अदा कर सकें, लेकिन थ्रू आउट द टेनोर वो परेशान नजर आई। आज उनसे उन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि आखिर उनके रास्ते में क्या रुकावटें रहीं, क्या वो जो रोल अदा करना चाहती थी आम आवाम के लिए, जो आम आवाम के दुखों का दरमा करना चाहती थी, क्या वो कर पाई। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू अ शो। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आपने किरदार अदा कर दिया जो आपने सोचा था जब आप हुकूमत में आए? जी देखिए, हम लोग खान साहब के साथ 10-12 साल से हमने स्ट्रगल की, एक पॉज के लिए की, हमने किया जी। और फिर उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमारा तो उनसे राब्ता बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि वो चूंकि सेंटर में थे, हम पंजाब में थे, तो बिल्कुल कोई उनसे राब्ता नहीं था। बहरहाल काम चलता रहा, कोशिश पूरी करते रहे कि हम पंजाब में करते रहें। लेकिन फिर आपने देखा कि मैडम आपने फरमाया राब्ता खत्म हो गया। क्या दानिस्ता तौर पे राब्ता खत्म किया गया? 12 साल स्ट्रगल बड़ा वक्त होता है जो आपने दिए उनको। उसके बाद जो आपकी उमंगें थी, आपकी ख्वाहिशात थी, वजीर आजम साहब जब बन चुके थे वो वजीर आजम, आपको उसी तरह मुयस्सर आए, लेकिन मुयस्सर ना आने की क्या वजह समझ आती है? लेकिन बात सारी ये है कि मैं अकेली तो नहीं हूँ, बहुत सारे हमारे कारकुन हैं, बहुत सारे, अब जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें, और बहुत सारे बेतहाशा ऐसे, मैं किस किस का आपको नाम मैं लेके बताऊं, उन सब ने कुर्बानियां दी थी। और फिर उसके बाद 4 साल उनको दीवार के साथ लगा दिया गया। कुछ हमने ना अपने वर्कर्स के लिए हम कर सके, ना हम उनको फील करा सके कि जी उनकी हुकूमत है तो हम उनके लिए बढ़ के कुछ उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ये बड़ी नाकामी होती है कि आप ना अपना मैनिफेस्टो संभाल सके, ना अपनी पार्टी को संभाल सकें। फिर भी हम लोग काम करते रहे। मुझे तो खैर वो जो मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हुई थी उसमें खान साहब ने मुड़ के देखा नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी को, पूरी पार्टी को उन्होंने कहा कि भाई इसको तो आप इसकी रुकनीत खत्म कर दें। अच्छा, अब हम अंदाजा करें, मुझे तो अल्लाह ताला ने हिफाजत दी, मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, और ये सारा उनकी जो वाइफ है, मैं उनसे मुखातिब होकर कहूंगी कि ये उनकी माँ पे हुआ। क्योंकि देखिए, इज्जत अल्लाह ताला देता है। उषा बीबी आपकी हमने बड़ी इज्जत की क्योंकि आप खान साहब की वाइफ थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप खुदा बन गई हैं और खुदा ना खास्ता। नहीं मैडम, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, बुशरा बीबी ने आपको, आपकी राह में क्या मुश्किलें डाली, किस तरह रोड़े अटकाए? देखिए, हमारा जो लीडर था वो हमारे साथ था, उसे पता था कि हम उसके वफादार हैं, उसके लॉयल हैं, हम उसके साथ चलने वाले हैं, अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन वो जो आगे लीड जो एक फर्क जमशेद कीमा जिसको उठा के उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया है, उसने मेरे खिलाफ की जब मेरा नाम मिनिस्टर के लिए चीफ हाउस से अप्रूव होके गया था प्राइम मिनिस्टर के हाउस। अच्छा।
शब्द इस्तेमाल किए। भाई खान साहब को चाहिए था कि मुझे बुलाते, मुझसे पूछते, मेरे को सर्वे कराते, फिर बात चलिए नाराज हो गए थे तो आप उसके बाद फिर आप कहते चलो जी ये मेरी कारकुन है, मैं इसको वापस पार्टी में लेके आता हूँ। लेकिन बुशरा बीबी ने एक वो जो उनका एक दिन हिसार था कि जी ना उनका कोई नाम ले सकता है, ना उनकी कोई बात कर सकता है, खुदा न खास्ता कोई करेगा तो बहुत सख्त गुनाहगार हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। और आज आप देखें जुबान आम जो ये फराह खान के कारनामे सबके सामने खुल के आ रहे हैं जी। तो क्या फराह खान मेरी दोस्त थी? उसको पहले मैंने कहीं देखे मिलते थे 40 साल फराह खान की तस्वीरें किसके साथ देखी? उस खातून के साथ देखी जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है, और इतना उन्होंने हर पोस्टिंग, हर ट्रांसफर, हर ठेका उन्होंने ये फराह खान तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी। Exactly. और आप किधर हैं? आप भाग गई हैं मुझसे। नहीं मैडम जब हुकूमत चल रही थी अभी तहरीक अदम एतमाद ने उतने मजबूत पंजे नहीं गाड़े थे, उस वक्त आप नहीं बोली कि फराह खान कोई खराफात पैदा कर रही हैं, फराह खान डेप्यूटी वजीर आजम बनी हुई हैं, उस वक्त आपकी तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया? देखिए हमारा तो राब्ता खान साहब से खत्म हो गया था। अच्छा। अलीम साहब का तो था राब्ता। तो अलीम खान आप कभी फराह खान से मिली मैडम? आप खुद कभी मिली? मैंने तो कभी आज तक उनकी तस्वीरों में शक्ल देखी है ना, मैं आज तक बुशरा बीबी से मिली हूँ। ठीक है मैडम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, उनसे कानूनी पहलू पूछेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया है, इस फैसले ने हुकूमत को किस तरह हिलाकर रख दिया। जो हुकूमत बहाल की गई, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत की बहाली पर हुकूमत नोहाकुना है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 थैंक यू। वकास साहब क्या फरमाएंगे? पहली दफा आप भी देख रहे हैं अपनी लाइफ में कोई हुकूमत को बहाल किया गया हो और वो नोहा कनवा हो। गवर्नमेंट को बहाल किया गया है, आपकी आवाज में डबलिंग है, प्लीज अगर इसको चेक कर लिया जाए। जी वकास साहब आप बोलिएगा। जी मैं कह रहा था कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में इतना बड़ा फैसला लिया गया, चूंकि ये फैसले से पहले बार चीज का जिक्र किया गया कि डॉक्टर ने अपने नेसेसिटी को चीज पे गालिब आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्यू स्पिरिट है, नेशनल स्पिरिट जो है वो शायद एनफोर्स ना की जा सके। बट आई मस्ट से एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड कि कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम था जिसका सदरबाब करार किया गया, किस तरीके से सेल्फ जो मिनिमाइज की गई, ये बड़ा जबरदस्त किरदार था। और करार फिर जो है पार्लियामेंट के सामने सारा मसला रख दिया गया है। और आई मस्ट से वन थिंग कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हुए आइन के दायरे इख्तियार में ही कल तमाम की तमाम जो है वो प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाए, ताकि बाद में हम ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं हमारी जो लॉयर्स की भी डिवाइडेड ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डिवाइडेड ओपिनियन है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हुए जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर ना करे। अगर आइन के अंदर रहते हुए सारे मामला दर्ज किए जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना करेगी। लेकिन अगर जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा अगर इस तरह की चीजें आती हैं जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन है, वो सेफगार्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, कल जो है पीसफुली ये इजलास कंडक्ट करवाया जाए और उसके बाद आइन के दायरे रहते हुए ठीक है। वकास साहब ये फरमा दीजिए, कानूनी और आईनी लिहाज से अगर पीटीआई, जी जी उस्मा कारदा साहबा आप क्या फरमा रही हैं? जी उस्मा कारदार साहब आप बोलिएगा। जी आप क्या सवाल पूछे? मैंने आप प्लीज आपसे सवाल जरूर पूछता हूं। मेरा ख्याल था आपने कोई बात करनी है बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब के टेक पर। मैं वकास साहब आपसे पूछ रहा था कि अगर कल पीटीआई रिजाइन कर देती है तो फिर क्या सूरत हाल देख रहे हैं ईवान की? देखिए अगर ये रिजाइन कर जाती है उसके बावजूद भी असेंबली में नहीं होगी, क्योंकि
अगर जिनके पास मेजोरिटी मौजूद है 172 से ज्यादा लोगों के पास हैं और वो अपना जगह बहुत मुंतखब करवा सकते हैं, और अगर 197 लोगों के पास मौजूद है तो असेंबली के अंदर स्मूथली रहता है वो वेरी सिस्टम इसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इट वुड बी सो डिस्कशन अपोजिशन के आया कि वो समियों को दोबारा मिलना बहुत मुमकिन करवाएं कि माजी को यहाँ पर वो बाकी तरफ जाएंगी और इलेक्शन कमीशन जो कि जिसका रूल से सिंबल और पाकिस्तान के अंदर अपना ये ओपिनियन अपना बयान करना करवाते हैं कि शायद 8 महीने तक वक्त लगे, टीवी स्टेशन है, हैदराबादी है, कंसल्टेंसीज है और तमाम के तमाम इलेक्टोरल फॉर्म्स हैं, ईवीएम है, फिर ओवरसीज के वोट हैं, सारी लंबी एक्सरसाइज है। तो मैं यही समझता हूँ कि इमरान साहब को आज की स्टेटमेंट आज स्टेटमेंट पाकिस्तान के मैं इसी सूरत में जो डिजाइन करने और आज बात कर रहा था, मैं यही समझता हूँ आम बात कर रहे हैं व्हाटएवर, लेकिन जो इस वक्त अभी इसलिए के बाद अपोजिशन जो है वो जिस तरह की बात करने के सामने खड़ी है और जो शिक्षा दे रहा है जिस मुल्क का बयान करने के बारे में बात की गई। ठीक है वकार सबरे साहब, ये भी फरमा दीजिए कानूनी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? माजरत के साथ उस्मा कारदार साहिबा की बात सुने जी। उस्मा साहिबा आप फरमाइएगा। जी मैं कह रही हूँ कि बैरिस्टर साहब की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे एक लफ्ज उसका समझ नहीं आया। फरहान साहब अगर बैरिस्टर साहब की आवाज का किया जाए, क्लियर कर ली जाए, मुझे भी कम समझ आ रही है और उस्मा कारदार साहिबा कह रही हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, आपकी बिल्कुल क्लियर है जी। ये फरहान साहब देखिएगा, मैं उस्मा कारदार साहबा की तरफ चलूंगा। फरहान साहब आप आवाज काइंडली चेक करके बैरिस्टर साहब को दोबारा लीजिए लाइन पे। उस्मा कारदार साहबा मैं आपसे अर्ज कर रहा था जब फराह खान साहिबा चूंकि बुशरा बीबी के साथ बैठती थी, आती थी, जाती थी, डेप्यूटी वजीर आजम का रोल अदा कर रही थी, आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उन तक पहुंचे, आप जानने की कोशिश करें ये खातून कौन है, ये किस तरह से इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है? देखिए बात सारी ये है कि मैं कल कुछ मीडिया के लोगों से बात कर रही थी जी, तो वो कह रहे थे कि हम जब बुशरा बीबी का या फराह का नाम लेते हैं टीवी के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तो हमें शो कॉज नोटिस आ जाता है। अच्छा, तो आप सोचिए कि हमारी पार्टी को तो सांप सूंघ जाता था ना, क्योंकि अगर उन्होंने बात की नहीं और उनकी पकड़ हुई नहीं। अच्छा। और फिर उनको सर्वेलेंस उनके साथ शुरू हो जाती थी। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि वो मैं यही तो कह रही हूँ कि वो खुदा तो नहीं है, तो वो इंसान। और इस तरह से यानी कि जो फराह के कारनामे अब सब आ रहे हैं तो क्या खान साहब के नाक के नीचे ये सारी करप्शन हो रही है? मैडम आप मुझे ये फरमाएं बड़ा अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। फराह खान तो जब आई जो असासे डिक्लेयर थे वो तकरीबन 17 करोड़ थे और आज जब कल परसों उनके असासे चेक किए गए तो 97 करोड़ हो चुके हैं। आपको भी इतनी दौलत मिली है इस हुकूमत में? हमने तो अपनी जेब से खर्च किया जी, हमें तो क्या मिलना है। मैं तो चूंकि चेयरपर्सन थी तो मुझे 2005 में उन्होंने गाड़ी दी थी जो चलने से काफी थी, वो मेरे विराज में खड़ी रही है 2 साल, वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। बाकी ये है कि जो तनख्वाह हुकूमत ने लगाई हुई है एनपीएस की, बस वो हमें तो मिलती है। अच्छा। बाकी ना हमें जरूरत है पैसे की, हम तो आए हैं यहाँ पे अवाम की खिदमत के लिए कि हम लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतरी कर सके, कोई उनके लिए आसानी पैदा कर सके। मैडम आप बड़ी खूबसूरत बात करती हैं, आप बड़ी खूबसूरत बात करती हैं अवाम की खिदमत के लिए। अच्छा, जो ईवान ज़ेरी है 342 उसके अरकान हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, अब 41 रह गए हैं गालिबन, जिससे भी बात कर लें वो कहता है हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। लेकिन पिछले ये 4.25 सालों में अवाम की खिदमत कहां नजर आती है? हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलके आपके ख्याल में क्या कौमी असम्बली में खिदमत की गई अवाम की? पंजाब की बात में बात कर लेते हैं। देखिए यही तो प्रॉब्लम रही है खान साहब के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होते थे। देखिए जब आप एक नेशनल एजेंडा आपने आगे लेके चलना होता है तो आपको सबको साथ मिला के चलना होता है, वरना पोलराइजेशन हो जाती है, एक दूसरे के साथ नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो वो फिर आप ना कोई कानून साजी कर सकते हैं, ना कोई आप पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात कर सकते हैं,
ना आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुशावरत हो सकती है, ना कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स पे मुशावरत हो सकती है। तो ये तरीकाकार सही नहीं है। बाकी ठीक है मैडम, यहीं से बात शुरू करेंगे। इस वक्त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहिब, जो माहिर कानून हैं और कड़ी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। वकास साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त जब पीटीआई का इजलास हुआ है, उन्होंने फैसला किया है कि वो सारे लोग इस्तीफे दे देंगे। कल जब कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसके बाद पीटीआई के तमाम अरकान इस्तीफे पेश कर देंगे, तो उसके बाद फिर कोई आईनी बहरान पेश होने जा रहा है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी उसको सामने रखे तो प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर दिस रिगार्ड के आखिरी बॉल तक हम लड़ेंगे और इस्तीफे किसी सूरत में नहीं देंगे। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कल वो हरबा इस्तेमाल करते हैं कि वो इस्तीफे दे देते हैं, लेकिन कोई भी शख्स जिसको मेंबर या लीडर ऑफ हाउस से मुंतखब करना हो, उसके लिए 172 की मेजोरिटी दरकार है। इस वक्त जो अपोजिशन के नंबर्स हैं, लास्ट में उन्होंने मॉक पार्लियामेंट या लामतरी सेशन किया, उसके अंदर 196 थे या 197 थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये रिजाइन कर भी देते हैं तो उसके बावजूद भी जो है वो असेंबली ऑपरेट की जा सकती है, नया लीडर ऑफ हाउस मुंतखब किया जा सकता है। लेकिन बजाय जो सूरत हाल नजर आती है, मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफों की तरफ ये डिफेक्शन क्लास पे रिलाई करेंगे। आर्टिकल खान साहब, उस्मा कारदार साहिबा ने 12 साल पीटीआई को दिए। इनसे पूछ लेते हैं कि पीटीआई किस मिजाज की जमात है। उस्मा कारदार साहिबा, कल इस्तीफे देने जा रहे हैं आपके लोग या नहीं? देखिए, बात सब ये है कि ये एक आईनी जंग थी और इसका हमें मुकाबला आइन जी, उस्मा कारदार साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? करना था। अब मुझे समझ नहीं आती है कि खान साहब की ये जिद हमें किधर लेके जाएगी। इसका मकसद क्या है? अगर आप समझते हैं कि आपकी मेजॉरिटी नहीं रही है तो हम ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगली इलेक्शन में फिर देखेंगे मैंडेट किसके पास आप आवाज अगर आपकी क्लियर हो जाए तो। उस्मा कारदार साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर वकास अबरेज साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहिब, एक जो कानूनी नुक्ता है वो अवाम नास को भी बड़ा परेशान क्यों है, जरा इसको क्लियर कर दीजिए कि आर्टिकल 63A पर अदालती फैसले का असर नहीं होगा। अवाम पूछना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी इसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर इनकी तादाद 177 हो जाती है तो उसके बाद जो आर्टिकल 60A है वो मुनहरिफ अरकान पे अप्लाई किया जाएगा। इससे जो लीडर जो ऑपोजिशन है उन पे इनके ऊपर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा और वो इजीली जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ हाउस इलेक्ट करवाने में साबित हो जाएगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 60A का इसलिए हवाला दिया कि आर्टिकल 60A वाला कार बनाते हुए, ये डिवाइस समझते हुए किसी तरीके से कल का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मरहला है वोटिंग का, वो किसी तरीके से सस्पेंड या उसको एडजर्न ना किया जाए कि आर्टिकल 60A के तहत उन लोगों को वोट कास्ट करने की इजाजत है या नहीं, उनका वोट कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और फिर वो डी शीट होंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम होगी। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑन द लेटर ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि 63A को अगर एक साइड पे रख भी लिया जाए तो अपोजिशन के पास 177 मेंबर्स मौजूद हैं। आपने पहले भी फरमाया 196 वो 177 उन्होंने शो किए थे, इसको अगर क्लियर कर दें तो। 196 टोटल इनके वो लोग डाल कर हैं कि जो मुनहरिफ अरकान है, जो पीटीआई के लोग इनके साथ बैठेंगे, और 177
वो मेंबर्स हैं जो नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान के, और इसके साथ MKM और दूसरी इत्तेहादी पार्टी को। इत्तेहादी पार्टियों पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं, पाबंदी नहीं, वो आप उनके साथ बैठ सकते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। वकास अबरेज खान साहब, आप कानूनी लिहाज से यह भी बता दीजिए, क्या डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। इंस्ट्रिक्टो सेंस अगर देखा जाए, कोई भी शख्स जो है वो आइन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, हेल्ड इन ओबेंस सकता है, या सस्पेंड करने के बाद अपनी मर्जी का दस्तूर, अपनी मर्जी का मंशूर या अपनी मर्जी का कानून हाउस के अंदर इम्पोज करने की कोशिश करता है। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि बाजार ये नजर आता है कि आईनी तौर पे वो हाउस का एतमाद खो चुका है, इज नॉट मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान। उसको आप अपनी मर्जी के रूल्स रेगुलेशन और रूलिंग देकर उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोबारा से जो उसकी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं और फिर वो असेंबली तहरीर करने की एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस में असेंबली तोड़ देता है। मैं समझता हूँ ये तमाम की तमाम जो प्रोसीडिंग थी, ये वाइड एबोनिशो थी, ये नल एंड वाइड थी, और एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि अगर इस तरीके से आयन को सबताज किया जाए, ये तहवाला किया जाए और अपनी मर्जी की रूलिंग्स दी जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन इसके लिए 1973 का जो हाई ट्रीजन एक्ट है, जो आर्टिकल 6 के तहत बनाया गया, उसमें ये है कि कैबिनेट के मशवरे के बाद, प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के बाद फिर एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, और स्पेशल कोर्ट के अंदर जो है वो हाई ट्रीजन का मुकदमा चलाया जाएगा उन तमाम लोगों पे, ना सिर्फ स्पीकर के बल्कि तो वो तमाम लोग जो पार्टिसिपेटर थे, जो फैसिलिटेटर थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहिब पर और सदर पर और डेप्यूटी स्पीकर पर और फवाद चौधरी, ये 4 फ्रीकैन पर आर्टिकल 6 लग सकता है? बिल्कुल, तमाम पार्टिसिपेटर, फैसिलिटेटर। अगर आपको याद हो 3 नवंबर 2007 की जो इमरजेंसी नाफिज की थी परवेज मुशर्रफ में, 2009 में से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वैलिडेट कर दिया गया, लीगल कवर दे दिया गया, आर्टिकल 269(9) के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया। लेकिन लेटर ऑन 2011 के अंदर वही जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वाइड करार दिया, और परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट जो है कैबिनेट की अप्रूवल लेने के बाद एक स्पेशल कोर्ट कायम की गई और गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। 2020 के अंदर उसका फैसला भी आ गया, उनको सजाए मौत भी दे दी। वो एक अलग बात है कि लेटर ऑन जो है फैसले को लोअर हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, और गद्दारी का जो मुकदमे की स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फैसला जो है वो सब सेटिसाइड कर दिया। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने किसी सूरत पे उसमें ना इंटरेस्ट शो किया, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अपील फाइल की। लेकिन जहां तक सबवर्जन, एब्रोगेशन या हाई ट्रीजन की बात है, मत से कि इनके खिलाफ केस तो चलाया जा सकता है, आइन के अंदर इसमें किसी किस्म की कोई ममानत नहीं। वकास अबरेज खान साहब, ये भी फरमा दीजिए, ये कौन फाइल करेगा? अगर अगली हुकूमत आएगी और वो चाहेगी तो फाइल होगा आर्टिकल 6 के लिए, या ये खुद तो वो दायर करने से रहे? जो फर्ज कीजिए अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। आई डू एग्री विद यू, चूंकि ये गवर्नमेंट तो अपने लोगों के अगेंस्ट कभी भी हाई ट्रीजन के तहत ना कोई स्पेशल कोर्ट बनाएगी, ना मुकदमा लॉन्च करेगी। इसके अंदर जिस तरह लास्ट में मैंने परवेज मुशर्रफ के केस का हवाला दिया कि 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी थी, उस वक्त उनका खुद अपनी गवर्नमेंट थी। लेकिन लेटर ऑन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का दौर भी गुजर गया, बल्कि नून लीग की जो कैबिनेट थी उनके मशवरे के बाद, उनके अप्रूवल के बाद उनके खिलाफ ये गद्दारी के मुकदमे के लिए कोर्ट भी बनाई गई और अप्रूवल भी दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट तो कभी भी न स्पीकर के अगेंस्ट या अपने लोगों के अगेंस्ट तो गद्दारी की ना कोर्स बनाएगी, ना मुकदमा स्टैब्लिश करेगी। इट विल बी डन बाय द सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट, वो चाहे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस तरफ जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करने की बजाय या इस साइड पे वर्क करने की बजाय या फुटाइल एक्सरसाइज करने की बजाय वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ को वो एक्सप्रेस करेंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और गद्दारी के एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर 2-2.5-3 साल का, उसमें कभी भी एक जो पॉलिटिकल क्वार्टर से जो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समझते हैं उनको धकेलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वासिफ अली जरदारी हो। मैं ये समझता हूँ कि जो भी इनके पार्ट पे दनिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ एक्ट्स किए गए हैं, इसके बावजूद भी आल्दो की सबवर्जन है, लेकिन बजाय मुझे ये चीजें नजर आती है कि किसी भी सूरत जो है वो ना नून लीग इस चीज के इंटरेस्ट लेगी और ना ही पीपल्स पार्टी के गद्दारी के तहत इन पे मुकदमे चलाए जाएंगे। ठीक है, बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब हमारे साथ थे। सर आप हमारे साथ ही रहिएगा। उस्मा कारदार साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं?
जी उस्मा कारदार साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी मैडम, आप हमारे साथ हैं? रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ हैं। मैडम, आप हमें सुन पा रही हैं? फरहान साहब, अगर आप मुझे क्लियर कर दें कि मैडम हमारे साथ हैं या जा चुकी हैं। जी मैडम, आप हमें सुन पा रही हैं? जी वकास अबरेज खान साहब, जी सर आप क्या फरमाएंगे जब कल इजलास होता है, हंगामा आराई होती है, फर्ज कीजिए ऑपोजिशन और हुकूमत की तरफ से, जो कि मतवक्के है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी? कोई ऐसी शिक है जिसके तहत फिर अमन और अमान की सूरत हाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो फौजचौधरी साहब की तरफ से आज इस साइंस का इजहार किया गया कि हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तदा करेंगे कि जो इन्होंने कल फैसला किया है वो हमारी पार्लियामेंट्री सवर्निटी में इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, बराबर है, दैट टेंड्स अमाउंट टू इंटरफेयर इनटू पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इनकी तरफ से जो आज इस इराक का इजहार किया गया कि ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे नजरसानी के लिए रिव्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तान, उसमें ना अपील की जा सकती है ना रिवीजन की जा सकती है, सिर्फ रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू का जो दायरा इख्तियार है वो बड़ा लिमिटेड है, वो बड़ा नैरो है, और मैं नहीं समझता कि कल का जो इतना लैंडमार्क और अथेंटिक फैसला दिया गया जिसमें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की और आयन की बालादस्ती नजर आई, उसमें का रद्दोबदल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ा एक प्योरिफाइड डिसीजन था इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द लैंड, और जितनी दफा मर्जी ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाए या उनके सामने इस्तदा करें, लार्जर बैंक की इस्तदा करें, फैसला यही इंटैक्ट रहेगा क्योंकि ये कानून और आयन के तकाजों के मुताबिक है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, कल जब इजलास बुलाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कैटेगोरिकली डायरेक्शंस हैं कि टाइम भी मेंशन कर दिया गया, और ये भी कहा गया कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट है वो सक्सीड होती है प्राइम मिनिस्टर के केस में, प्राइम मिनिस्टर जो है मूवमेंट को सक्सीड होने के बाद अपने ओहदे पे नहीं रहते, तो फिर उसी वक्त जो है चाहे एक वक्फा ले लिया जाए या अगले दिन बुला लिया जाए, फिल फोर कोशिश की जाए कि लीडर ऑफ हाउस का इंतखाब कर लिया जाए विदाउट इवन डिलेइंग अ माइक्रो सेकंड। तो मैं समझता हूँ कि तमाम की तमाम डायरेक्शंस तो दे दी गई हैं। तो अगर कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है वो सक्सीड होती है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के अगेंस्ट, और अगर मैक्सिमम भी एडजमेंट्स की जाएंगी तो एक आध दिन के लिए इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा या नेक्स्ट इजलास बुला लिया जाएगा। तो ये तमाम की तमाम सूरत अगर स्मूथली चले विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अल्टीमेटली घर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अल्लाह ना करे कोई अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती है तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट का इसको नोटिस लेना पड़ेगा? फिर उसी तरह से मामला चलेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या पत्ता खेल सकते हैं कल? बिल्कुल जी, अमन व अमान खराब होगा। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी मौजूद हैं, हमारी रेंजर्स भी मौजूद हैं। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वो फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है, वो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक की जुमान है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसकी मुहाफ़िज़ और अमन तक उसको खड़ा रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह आपने इशारा किया कि अगर कोई नारकी, कोई ब्लड बाथ या ब्लड शेड का कोई प्रोबेबिलिटी, हैज़र्ड या डेंजर नजर आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी कर सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतना इमैच्योर जो है वो सेंटेंस लिया जाए पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि पहले ही जो कानूनी हल्के हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया था जो स्पीकर की रूलिंग को, और जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सवर्निटी को, ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को कुचला गया और अदलिया को सरेआम मौका दिया गया कि आप आए और हमारा ऐवान चलाएं, हमारा हाउस चलाएं, हमें डायरेक्शंस दें, हमें बताएं प्रोसीडिंग्स कैसे करते हैं। दिस इज वेरी इमैच्योर एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन। अगर एक दफा इमैच्योर हो सकता है, अब जबकि हुकूमती वज़रा जब ये कहते हैं, ये बड़ा बदकिस्मत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब ये कहते हैं तो ये अदालत के खिलाफ कोई अच्छा बयान तो नहीं समझा जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे खामोश रहती है? मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पीटीआई की हुकूमत का तुरा इम्तियाज है वो ये है कि ऑल इज फेयर विच इज फिट फॉर अस, कि जो हमारे हक में है, जो हमारी हकूक की तर्जुमानी गमाजी अक्कासी करता है, वो हमें सूट करता है, उस फैसले को हम मानेंगे। और चाहे नवाज शरीफ साहब को निकाला जाए तो उस वक्त हम बोलें
कि नवाजी साहब कंपेन चला रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, हम ये बोलें कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वो मुकद्दस है, उसकी तकरीम है और वो उसके फैसलों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन जब फैसला इनके अगेंस्ट आ जाए तो फिर ये लोग शोर गोगा करें, ये कंडेम करें, ये एहतजाज करें और ये बोले कि पार्लियामेंट्री सवरेनिटी में इंटरफेयर करने का आपका कोई हक नहीं है। ये सरासर गलत इनकी सारी बयानबाजी है, इनकी सारी की सारी जो बुनियाद ही जो लीगल वो गलत है और पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है। लास्ट टाइम भी जो एक चीज एजेंडा ऑफ द डे ना था, ऑर्डर ऑफ द डे ना था, फवाद चौधरी साहब ने उठ के उसको प्रेजेंट किया और विदाउट गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग उसमें वोटिंग भी करवाई गई और जब जुम्मन गरम स्पीकर ने मुसरत किया, स्पीकर ने मुसरत करते हुए अपने दस्तखत नहीं किए बल्कि असद कैसे साहब के दस्तखत उसके ऊपर मौजूद थे। दैट वाज आल्सो वेरी बैफलिंग एंड बिल्डिंग थिंग कि ये सारी चीजें उजलत में करते हैं, इनका होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनका जितना भी टेक्निकल वर्क है वो बड़ा ही मच्योर है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूं कि फिर कोई इमैच्योर एक्ट तो इनकी तरफ से देखना वो मैनिफेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर फिर इस तरह का एक्ट करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में ये एक बदतरीन किरदार होगा पार्लियामेंट्री सवरेनिटी को मद्देनजर ठीक है। वकास अब्रेज खान साहब ये भी फरमा दीजिए कि ये कल का फैसले के बाद डॉलर नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊंची गई और ये बड़ी देर के बाद अच्छी खबर सुनी, खुशखबरी आई पाकिस्तानियों के लिए। क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ नथी था स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना, डॉलर का नीचे आना? देखिए ये तो आपको इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बेहतर बता सकता है, लेकिन सो फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न आई मस्ट से कि जो हालात थे, जो डेड लॉक था और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही थी उसकी वजह से सारी चीजें डिस्टर्बेंस का शिकार थी और इतना बड़ा आईनी बहरान ऐसा लग रहा था। गुज़िश्ता रोज मैंने डिफरेंट हिंदुस्तान की टीवियों पे, साउथ अफ्रीका, यूके के चैनल्स पे बात करते हुए यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो आइन और कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए अपना किरदार अदा करती है, गवर्नमेंट भी, लेकिन और जहां पे वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको पेनलाइज करती है, उनको उनकी लिमिट्स में लाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का और इसने इंटरनेशनली और नेशनली एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे पीएन है, कोई डेडी बान है, चाहे कोई मिनिस्टर है, सबके लिए आयन मुकद्दस है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके पार्लियामेंट में बैठे हुए एक मिनिस्टर तक और मिनिस्टर से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक तमाम के लिए जो सबसे ज्यादा मुकद्दस और तकरीर की बाइस है वो आईने पाकिस्तान है, वो कानून की किताब है कि जो पार्लियामेंट को भी इख्तियार देता है, जजेस को भी इख्तियार देता है, मिलिट्री को भी इख्तियार देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला था। उसके बाद इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज प्रिवेल किया और इकोनॉमी भी शायद इससे थोड़ी सी हमारी बूस्ट हुई कि हमारा जो स्टॉक मार्केट में वो भी ऊपर गए और जो डॉलर था वो भी नीचे आया। सो दिस इज अ हैप्पी ओमेन ऑन द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास साहब ये भी फरमा दीजिए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लें, कानूनी नुक्ता नजर देख लें, वजीर आज़म इमरान खान साहब आज 9:30 बजे कौम से खिताब करेंगे और आज शाम इफ्तारी से पहले गालिबन DGISI से मुलाकात की है इमरान खान साहब ने। ये मुलाकात कितनी अहमियत रखती है खिताब के तनाजुर में और कल के कौमी असम्बली के इजलास के तनाजुर में? देखिए ये मुलाकात बहुत ज्यादा कलीदी अहमियत की हामिल है। इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम भी अपना ट्रम्प कार्ड तो खेल लिया है और सरप्राइज भी दे दिया और सरप्राइज में आयन की तजियां उड़ा दी गई, कानून के बच्चे उड़ा दी गए। अब जो एक नया सरप्राइज देने जा रही है, दिस वुड बी आल्सो वर्थ सीइंग कि ये कौन सा ऐसा सरप्राइज है या अलादीन का चिराग है कि रगड़ेंगे तो कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मुस्तरद कर दी जाएगी लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली। सो इट वुड बी वर्थ सीइंग कि क्या चीजें होने जा रही है। लेकिन अगर आप जो लीगल माइंड अप्लाई करें और कॉमन सेंस को मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में कल का जो दिन होगा दैट वुड बी द लास्ट डे फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और शायद उनको कल वापस जाना ही पड़ेगा। आज आप ये फरमा रहे हैं कि आज रात का 9:30 बजे का खिताब वजीर आजम इमरान खान साहब का एज अ वजीर आजम शायद आखिरी खिताब होगा? मेरे ख्याल में ये आखिरी खिताब होगा और इसके बाद अगर वो कोई खिताब करेंगे तो शायद वो कानूनी नजर में वाइड एबन इशू हो, क्योंकि असेंबली का इजलास भी फर्दर एडजर्न नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपने मुझसे सबसे पहले या सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि 63A भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी रास्ते में दीवारें चीन नहीं बनेगा या सी सप्लाई दीवार नहीं बनेगा, राकीन को नहीं रोका जाएगा कि ब्रॉडकास्ट करे। तो इन तमाम चीजों को, डायरेक्शंस को, जजमेंट्स को सामने रख ले
तो चीजें तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं, चीजें तो जी। बड़ी साफ और शफाफ नजर आ रही हैं। इसमें मेरे नजदीक कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग इनके पास आएगा कि कल जो है वो अपोजिशन को ठीक है शिकस्त बैरिस्टर साहब, दें। आखिरी सवाल है आपसे। फराह खान साहिबा के बड़े चर्चे हैं आजकल। फराह खान साहिबा कहती हैं कि मैं एक शरीफ शहरी हूं और मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो कहा जा रहा है 17 करोड़ के तकरीबन असासे उन्होंने जाहिर किए थे। अब 97 करोड़ 97 करोड़ असासे हो चुके हैं पौने 4 साल में, और कोई शहर ऐसा नहीं, कोई शहर का ऐसा टाउन नहीं जहां उनका घर नहीं, कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, हुकूमतें इतना नवाजती हैं जिनको नवाजना चाहें? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब ने अपना मंजन बेचा, और वो था करप्शन का, कि हम करप्शन का कलाकमा करेंगे, सदेबाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी का निजाम बेहतर करेंगे। मैं 2020 और 21 के अंदर जो नैब की कमेटी थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसका बतौर चेयरमैन भी रहा। मैं समझता हूँ कि चाहे अकाउंटेबिलिटी का अदारा हो, चाहे हमारे मुल्क के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, लीगल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, बदतरीन जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और जो अलीम खान साहब ने पेशन गोई की सारी की सारी चीजों के ऊपर रोशनी डाली कि किस तरीके से 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ दे के डीपीओ लगे, डीसीओ लगे, कमिश्नर्स सर लगे। तो 3-3 करोड़ आप सर रेट कम कर रहे हैं उनका, 3-3 करोड़ रुपए दे के लगे। 4-4 करोड़ आप कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कौम को बड़ी बेदर्दी से दोनों हाथों से लूटा गया। लूटने वाले भी अपने थे और लुटाने वाले भी अपने थे, लेकिन लुटाने वाले जो थे वो सादिकुल अमीन थे, वो कोर्ट्स के क्लियर थे, और वो बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और माहिर कानून हैं और पाकिस्तान की सियासत पर कड़ी नजर रखते हैं, और पीटीआई से उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ थी। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। नाजरीन इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज।